तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ऐसा एक्सेलरेशन, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के द्वारा लगने वाले फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा होगा। लेकिन हम लोग पहले इसके बारे में डेप्थ में जानकारी लेंगे, उसके बाद इसके डेफिनेशन में जाएंगे। तो ऐसा है कि गैलीलियो नाम के जो साइंटिस्ट थे, एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर स्टडी किया था। गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी डिफरेंट बॉडीज़ के मोशन पे स्टडी किए थे। ठीक है, किस कंडीशन में स्टडी किए थे इस मोशंस को? तो वो कंडीशन ये था कि अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किसी बॉडी का मोशन किस तरीके से होता है, इस बारे में सबसे पहले डिस्कशन किए थे गैलीलियो साइंटिस्ट ने। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने ये पता किया कि अगर कोई बॉडी, अगर अलग अलग बॉडी है मेरे पास, डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिनका मास अलग अलग है, उनका शेप या साइज़ अलग अलग है, मैं उन दोनों बॉडीज़ को, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर दो अलग अलग बॉडीज़ या तीन अलग अलग बॉडीज़, डिफरेंट बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट साइजेस, उसे अगर हम एक साथ पर्टिकुलर किसी सेम हाइट से गिराते हैं, किस कंडीशन में? वैक्यूम में, एयर के प्रेजेंस में नहीं। एयर के प्रेजेंस में गिराने से क्या होगा उसके बारे में हम बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं डिफरेंट बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मास एंड साइजेस, अगर मैं सेम हाइट से वैक्यूम में गिराता हूँ तो क्या होगा कि वो सारे ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में एक साथ सेम वेलोसिटी के साथ पहुंचेंगे। यानी कि दो पत्थर अगर हम गिरा रहे हैं, या एक पत्थर और एक रबर का टुकड़ा गिरा रहे हैं, तो दोनों ही वैक्यूम में एक साथ जमीन पे आके गिरेगा। है, एक पत्थर लिए हैं और एक रबर ले लिए हैं, दोनों को गिरा रहे हैं वैक्यूम में सेम हाइट के साथ। तो सेम हाइट के अकॉर्डिंग तो हम वैक्यूम कंडीशन में गिरा रहे हैं, तो दोनों ही एक साथ अर्थ पे आके गिरेगा और दोनों सेम वेलोसिटी के साथ गिरेगा। इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा वैक्यूम में। ठीक है, अब अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये एयर के प्रेजेंस में गिरता तो क्या होता? तो अगर मान लेते हैं कि ये एयर के प्रेजेंस में गिर रहा है, ठीक है, तो एयर के प्रेजेंस में क्या होता है कि कुछ फोर्सेस काम करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे ये बॉल है और ये एक कुछ भी रबर का टुकड़ा है मान लेते हैं, तो ये अगर एयर के प्रेजेंस में इसे मैं पर्टिकुलर किसी सेम हाइट से गिराने की कोशिश करूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा उस जगह प्रेजेंट है, हवा के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिनकी वजह से क्या होगा कि इन बॉडीज़ पर डिफरेंट फोर्स एक्ट करेगा। जैसे विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। विस्कस फोर्स क्या होता है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। विस्कस फोर्स एक फोर्स होता है और एक फोर्स काम करेगा, एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि वो फोर्स जिसके वजह से अर्थ इन दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ अपने ओर खींच रहा है, ग्रेविटेशनल या अर्थ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों काम करेगा, है ना। फोर्स ड्यू टू बॉयंसी एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो खींच ही रहा है उसको अपनी तरफ। इसके अलावा क्या होता है? विस्कस फोर्स तो काम करता है, इसके साथ साथ एक और फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या काम करता है? फोर्स ऑफ बॉयंसी काम करता है, यानी विस्कस फोर्स काम करेगा, बॉयंसी, बाकी अट्रैक्ट तो कर ही रहा है अर्थ, उसको तो हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। तो विस्कस फोर्स काम कर रहा है उसमें, और फोर्स ड्यू टू बॉयंसी काम कर रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर पुश करना चाहेगा। ये इसको अर्थ खींच रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये विस्कस फोर्स और बॉयंसी ये दोनों चाहेगा कि इन दोनों को ऊपर की ओर ढकेलना। राइट, हाँ। अब ये फोर्स जो है, ये जो दो फोर्स हमारे पास बात कर रहे हैं, ये फोर्स डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज शेप के ऊपर,
डिपेंड करता है साइज और शेप के ऊपर कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और किस साइज का ऑब्जेक्ट है, राइट। हाँ, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और तीसरा क्या होता है, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के ऊपर। तीन चीज़ के ऊपर, पहला उस ऑब्जेक्ट का साइज, दूसरा उस ऑब्जेक्ट का शेप, और तीसरा उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। इनके ऊपर वो लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या इसको और हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, सो दे आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट बॉडीज, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ये जो विस्कस फोर्स और बुयांसी है, ये दो अलग अलग शेप साइज के या वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेगा। सही बात है। इसलिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होगा दोनों बॉडी में, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ जो फोर्स से खिंचा रहा है, इसके वजह से इनके वेलोसिटीज में तो चेंज आ रही होगी, इसके वजह से इसके बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन भी जनरेट हो रहा होगा। लेकिन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा डिफरेंट बॉडीज के लिए। सो दे विल नॉट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। इसलिए क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट जमीन पे एक साथ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इन दोनों ही बॉडी पर विस्कस और बुयांसी फोर्स काम कर रहा है। अगर ये दोनों बॉडी डिफरेंट साइज और मास या फिर वेलोसिटी के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें लगने वाला बुयांसी या विस्कस फोर्स भी डिफरेंट होगा। इसके वजह से इसमें अगर मान लेते हैं रबर में ज़्यादा विस्कस फोर्स लग गया या बुयांसी लग गया, तो इसके वजह से ये थोड़ा लेट से पहुँच सकता है अर्थ पे, और ये कंपेरेटिवली ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा, पत्थर या बॉल जो भी है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बॉल को गिरा रहा था गैलीलियो कहाँ पर, वैक्यूम में, इन एब्सेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अब आपको बात क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा किया गया था, है ना। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट मास, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप के, उनको एक ही हाइट से हम लोग वैक्यूम में गिरा रहे हैं। तो उनको ऐसा पता चला, ऐसा दिखा उनको कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम सेम वेलोसिटी के साथ जमीन पर एक ही साथ लैंड कर रहा है, ठीक है। तो ऑल बॉडी ट्रैवल विद द सेम डिस्टेंस ऑफ द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने एक बात और पता किया कि ये जो दो बॉडी गिर रहे हैं एक साथ, इनको एक ही हाइट से गिरा रहे हैं, तो जमीन पर तो सेम टाइम पे पहुंच रहा है, लेकिन इन दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का वेलोसिटी फिक्स हो गया है कि 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा तो 2 ही मीटर पर सेकंड से नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं है। इनका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, बजाय इसके क्या होता है, इनका वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ते जाता है। यानी कि इनके वेलोसिटीज़ में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इंक्रीमेंट जो होता है वो कांस्टेंट रेट से होता है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है दोनों ही ऑब्जेक्ट के वेलोसिटीज़। इसका मतलब क्या होगा कि जो मोशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा। यानी कि दोनों का मोशन जो है, दोनों का मोशन यूनिफॉर्मली रहेगा, मतलब दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है कि सेम टाइम में सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो सारे बॉडी के लिए सेम रहेगा, मतलब जो भी एक्सेलरेशन इसके बॉडी में जनरेट होगा वो सेम रहेगा ना दोनों ही केस में। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, दोनों का वेलोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन इसका वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। अगर मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड था, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड था, अगर इसका बाद में 4 मीटर पर सेकंड हो गया तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो सेम वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो भी तो सेम होगा दोनों में। बात क्लियर हो गया। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो जो एक्सेलरेशन होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब इस तरह का बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब जहाँ वैक्यूम वगैरह में हम लोग किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो क्या होता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हम लोग मास का जिक्र किए हैं, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो हल्का है तो वो जल्दी देरी से पहुंचेगा, वो भारी है तो वो देर से पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट्स साइज एंड इट्स शेप etc, और साथ साथ उसके साइज और शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है ना। तो यही हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन था।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी को अगर हम लोग फ्रीली फॉल करवा रहे हैं किसी वैक्यूम मीडियम में, तो वो उसके जो वेलोसिटीज़ होंगे वो सेम रहेंगे और वो सेम टाइम पर रीच करेंगे, लेकिन उनके वेलोसिटीज़ कांस्टेंट नहीं रहेंगे, दे विल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज विद द सेम रेट, राइट, कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज करेगा। और इसके चलते क्या होगा, दोनों ही बॉडी में जो एक्सेलरेशन जनरेट होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है। कब? जब उसको हम लोग फ्रीली फॉल करवा रहे हैं, यानी कि उसको वैक्यूम में हम लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन जब वो हम लोग बात कर देंगे एयर में, तो एयर में ये सेम नहीं रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों का अलग अलग मासेस के लिए फिर अलग अलग हो सकता है पॉसिबल, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या है देखो कि इसका जो डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हम लोग का जो है एक्सेलरेशन सेम रहता है ना, ये इसको मास, साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए इसका एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो ये डेफिनेशन है कि इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कि ये उस तरह एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है तो उसकी वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दैट एक्सेलरेशन विल नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज सिंबलाइज्ड बाय small g. It is symbolized by small g, and as it is a acceleration, so its SI unit will be same as a normal acceleration. This is the normal acceleration. इसका जो होता है SI यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी SI यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a, इसका होता है g, क्योंकि ये ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका यूनिट ऐसे सिंबल हो जाएगा स्मॉल g, राइट। एक्सपेरिमेंटली ऐसा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता भी चला है कि ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा जी का, वो वैल्यू पूरे हर जगह पर ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये सेम कांस्टेंट नहीं रहता है। ऑन द अर्थ सरफेस, ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर इसका जो वैल्यू है ऑफ जी का वैल्यू, वो डिपेंड करता है या फिर डिफरेंट होता है प्लेस टू प्लेस। अलग अलग प्लेस में इसके वैल्यूज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग प्लेस में इनका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है ना। और इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। इक्वेटर में पोल्स के कंपैरिजन में इक्वेटर, अर्थ का जो इक्वेटर है उस जगह पर जी का वैल्यू कम होता है पोल्स के कंपैरिजन में। हम अगर पोल्स वाले रीजन में जाते हैं, जैसे कि अंटार्कटिक पोल्स या आर्कटिक पोल्स से हम लोग जाते हैं, तो उन जगहों पर जी का वैल्यू हाई रहता है, और इक्वेटर में जी का वैल्यू कंपेरेटिवली इसके लेस रहता है। अब इस पर क्यों ऐसा होता है उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी इसमें हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बड़ा बन सकता है वीडियो राइट। और एक्सपेरिमेंटली ये जो देखा गया है, इस जी का वैल्यू जो लगभग होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। तो हमने ये बात देख लिया, इक्वेटर में इसका कम होता है जी का वैल्यू और पोल्स पे ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं ऑल्टीट्यूड्स के बारे में। ऑल्टीट्यूड यानी कि जब हाइट हम लोग जाएंगे ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, मान लेते हैं ऑल्टीट्यूड हाई हो रहा है, हम लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, तब क्या होगा? या फिर जब हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, सी के अंदर घुस रहे हैं, तब क्या होगा? तब जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जब जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट में जाने पर भी और डेप्थ में जाने पर जी का वैल्यू हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है। और वैल्यू जो है जी का, वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जब चले जाएंगे, अर्थ के जब बिल्कुल एकदम सेंटर में पहुंच चुके हैं हम लोग, ये अर्थ है, अर्थ का हम लोग जब बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएंगे, इस जगह पर जाने पर क्या होगा? उस जी का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना आपको, डेप्थ में जाने से क्या होता है, जी का वैल्यू घटते जाता है। तो घटते जाएगा तो क्या होगा? जी का वैल्यू एक टाइम पर सेंटर में आने पर उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कशन के लिए आज का। ये तो हमने बात कर लिया कि कौन कौन से रीजन में कैसे कैसे होते हैं, इक्वेटर पोल्स का बात कर लिया, हाइट्स पे कैसे होते हैं, जी का वैल्यू वेरी करता है, ये हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं प्लैनेट टू प्लैनेट कैसे होता है, कि एक प्लैनेट अर्थ है, ये
दूसरा प्लैनेट मान लेते हैं या मून है, इस अर्थ के कंपैरिजन में क्या मून का जी का वैल्यू सेम रहेगा? तो ऐसा नहीं होता है। जी का वैल्यू मून में अर्थ के कंपैरिजन में कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है अर्थ के कंपैरिजन में मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज नियरली 1/6, राइट, द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए, कोई भी डाउट हो डेफिनेटली राइज करिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।